हाय, हाउ आर यू ऑल टुडे? आई होप लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप कमेंट डाल सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर राइट अवे। तो आज हम बात करेंगे आपका, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी मसल्स पे, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे, फिजियोलॉजिकली आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जिसकी हम बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर का नाम है अडेप्टेशन टू एनारोबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब एनारोबिक ट्रेनिंग किसको कहते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जो आपका हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है, जैसे HIIT हो गया, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो गया, जिसमें आपका एरोबिक सिस्टम बहुत कम काम करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक सिस्टम। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। वी शैल स्टार्ट नाउ। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिसमें सेक्शन आउटलाइन है आपकी, जिसको बोलते हैं न्यूरल अडेप्टेशन। देखो, न्यूरल अडेप्टेशन किसको बोलते हैं? न्यूरल मतलब जो अभी आपका ब्रेन से न्यूरॉन्स के थ्रू आपकी मसल्स तक इंफॉर्मेशन जाती है। तो अभी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली चीज आती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल अडेप्टेशन। अब सेंट्रल अडेप्टेशन किसको बोलते हैं? सेंट्रल अडेप्टेशन का मतलब होता है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब आपका ब्रेन। तो सेंट्रल अडेप्टेशन में आपका क्या होता है? आपके न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन इज जस्ट लाइक एक वायर जो आपके ब्रेन से लेके आपकी मसल तक जाता है, और जिसमें सबसे बेसिकली ये जो न्यूरॉन है आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अपर न्यूरॉन, एक होता है लोअर न्यूरॉन। तो जो अपर न्यूरॉन है वो आपके सेंट्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और आपकी स्पाइन में ट्रेवल करता है, और जो सेकंड न्यूरॉन है, जो पेरिफेरल न्यूरॉन होता है, वो आपकी स्पाइन से लेके आपकी मोटर यूनिट तक जाता है। दूसरा हम बात करेंगे अडेप्टेशन ऑफ मोटर यूनिट्स। मोटर यूनिट्स आपको सबको पता है क्या होती हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एक सिनेप्स होता है, इससे कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन अ जंक्शन, सॉरी, न्यूरॉन एंड द मोटर यूनिट। और फोर्थ है हमारा न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं आपका किस तरीके से आपकी कैसे स्ट्रेस रिफ्लेक्स काम करता है, आपकी मोटर यूनिट अंडर स्टिमुलस कैसे काम करती है। और फोर्थ है आपका एनारोबिक ट्रेनिंग है, जिसको हम इलेक्ट्रोबायोग्राफी भी बोलते हैं। मतलब आप चेक कर सकते हैं थ्रू अ मशीन कि आपकी जो नर्व है वो कितना ज्यादा वहां पे कंडक्शन, मतलब कितनी स्ट्रांगली फायर कर रही है। चलो सबसे पहले जाते हैं सेंट्रल अडेप्टेशन। देखो, सेंट्रल अडेप्टेशन मैंने आपको बताया था, मोटर कॉर्टेक्स होता है आपके ब्रेन में, जो आपकी पूरी बॉडी में सारी मसल्स को कंट्रोल करता है, उसको मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। मोटर कॉर्टेक्स एक्टिविटी इंक्रीजेस, मतलब उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है व्हेन लेवल ऑफ फोर्स डेवलप इंक्रीजेस एंड व्हेन न्यू एक्सरसाइज और मूवमेंट आर बीइंग लर्न। मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में जब आप नई एक्सरसाइज को लर्न कर रहे हैं, लाइक जब साइकिल चलाना सीखते हैं आपकी बॉडी लर्न करती है, या उसी तरीके से जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं, नए नए पैटर्न्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस देते हैं, तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उस, जिसको हम मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो उनको आइडेंटिफाई करता है, उनको लर्न करता है। तो मतलब आपकी सेंट्रल अडेप्टेशन बढ़ जाती है। दूसरा हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं मैनी न्यूरल चेंजेस विद एनारोबिक ट्रेनिंग टेक प्लेस अलोंग द डिसेंडिंग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स। देखो, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? जो मैंने बताया था, आपके मोटर कॉर्टेक्स से जो आपका फर्स्ट न्यूरॉन है आपकी स्पाइन तक आता है। मतलब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो आपका मोटर कॉर्टेक्स है, वो लर्न करता है, वो समझता है कि मुझे कितने मैग्नीट्यूड से कितनी मोटर यूनिट को एंगेज करना है और कितनी फोर्स को प्रोड्यूस करना है। अब हमारा सेकंड आता है जिसको हम बोलते हैं अडेप्टेशंस ऑफ मोटर यूनिट। देखो, अडेप्टेशन ऑफ मोटर यूनिट क्या होता है? जब भी आप कोई भी वेट उठाते हो, आपके ब्रेन को पता होता है, आपके मोटर कॉर्टेक्स को पता होता है कि मुझे कितनी मोटर यूनिट्स को एंगेज करना है, और अगर जो टास्क में जितनी ज्यादा फोर्स होती है उतनी ज्यादा मोटर यूनिट्स को एंगेज किया जाता है। लेकिन इसमें एक और फैक्टर होता है कि कितने मैग्नीट्यूड, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है, एक हल्का सा नर्व इंपल्स जाता है, तो उसका जो एक्शन पोटेंशियल का थ्रेशहोल्ड है, मतलब कितना ज्यादा स्ट्रांगली और कितना फ्रीक्वेंटली जो आपके सिग्नल्स जाएंगे आपके मोटर यूनिट तक, वो चीज लर्न करती है। तो आपका मोटर कॉर्टेक्स के साथ साथ आपकी अडेप्टेशन ऑफ मोटर यूनिट आता है, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीजेस ऑफ एगोनिक्स मसल। मतलब एगोनिक्स मतलब जो प्राइमरी मूवर्स होते हैं, रिजल्ट फ्रॉम ए इंक्रीज इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स वो इंगेज कर रही है आपकी मसल। और रेट ऑफ फायरिंग, रेट ऑफ फायरिंग का मतलब क्या होता है? जो आपका एक्शन पोटेंशियल, सिंपल सा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट आएगा उतनी ही स्ट्रांगली कोई भी मशीन काम करेगी। और सिंक्राइजेशन का ऑफ फायरिंग, मतलब
याद रखो, अगर एक आर्मी है, आर्मी में अगर आपके मेजर को पता है कि मुझे कैसे अपने सारी जवानों को यूज करना है, कितने जवानों को कहां पे डालना है, किस जवान का क्या पर्टिकुलर टास्क है, इसका मतलब बोलते हैं सिंक्राइजेशन। मतलब आपका मोटर कॉर्टेक्स को पता होगा कि हमें कैसे मोटर यूनिट्स को सिंक्राइज करना है, ठीक है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। अब हमारा थर्ड आता है जिसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, आपका जो सेकंड न्यूरॉन है आपकी मसल्स पे जाके कनेक्ट, वैसे कनेक्ट नहीं होता पर उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है। तो जो आपके ब्रेन से सिग्नल आते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल होता है, वो आपका पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, मतलब आपका एक जो एक्सियन है उसके माइलिन शीट के ऊपर से होके आता है और आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक जाता है। इसका मतलब यही है, इससे सॉकेट, जैसा घर में आप मोबाइल चार्ज करते हैं, आपका जो सॉकेट होता है, मोबाइल चार्जर होता है, सॉकेट में जाके फिट होता है। लेकिन मसल्स में ऐसा नहीं होता, उसमें कभी फिट नहीं होता, उसके बीच में हल्का सा गैप होता है और उस पूरे को हम सिनैप्स बोलते हैं, बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बेसिकली जो पॉसिबल चेंजेस विद द एनारोबिक ट्रेनिंग इंक्लूड इंक्रीज एरिया ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसका साइज बढ़ जाता है, मतलब उसका ज्यादा, जितना बड़ा साइज होगा उतना बेटर तरीके से जो आपका ट्रांसफर होंगे केमिकल सिग्नल, वो बेटर तरीके से वहां पे दूसरे आपके मोटर यूनिट तक जाएंगे। मोर डिस्पर्स्ड इर्रेगुलरली शेप्ड सिनैप्स एंड ग्रेटर टोटल लेंथ ऑफ नर्व टर्मिनल ब्रांचिंग। मतलब आपका जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वो कभी भी इवन नहीं होता। इट्स नॉट लाइक एक दो प्लेट एक साथ जा रही हैं, वैसे उसके एक को एंड प्लेट बोलते हैं, पर उसमें बहुत सारे ऊपर अप एंड डाउन फिगर्स होती हैं। तो बेसिकली जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वो आपका केमिकल सिग्नल को ट्रांसफर कर पाएगा। इंक्रीज एंड प्लेट पैरामीटर लेंथ एंड एरिया, मतलब आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का इन शॉर्ट साइज सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एज वेल एज द ग्रेट डिस्पर्शन ऑफ एसिटिलकोलाइन। देखो एसिटिलकोलाइन क्या होता है, इससे न्यूरोट्रांसमीटर, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके फर्स्ट न्यूरॉन से आता है, जब आपके सेकंड न्यूरॉन के थ्रू जब आपकी मोटर यूनिट तक जाता है, वो कभी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, वो एक केमिकल सिग्नल के थ्रू आपकी मसल तक जाता है। वो जो केमिकल सिग्नल होता है उसको बोलते हैं एसिटिलकोलाइन, और जो जिस रिसेप्टर के थ्रू जाता है उसको बोलते हैं एसिटिलकोलाइन रिसेप्टर्स। मतलब आपके रिसेप्टर्स भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। और जो फोर्थ आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर रिफ्लेक्स पोटेंशिएशन। एनारोबिक ट्रेनिंग में एनहांस द रिफ्लेक्स रिस्पांस, मतलब आपका जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है उसको एनहांस कर सकते हैं, देयरबाय एनहांसिंग द मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ फोर्स डेवलप। मतलब आपको पता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स का मतलब आपकी जो पैसिव एनर्जी आ जाती है, या फिर अगर हम उससे पैसिव एनर्जी तक मसल की लेंथ नहीं जाती, या फिर हम जाते हैं जिसमें आपके मसल स्पिंडल और जीटीओ जो आपने सीखे थे, जितना फ्रीक्वेंटली आपकी मसल, जितना तेजी से मसल स्ट्रेच होगी, मसल स्पिंडल्स एक्टिवेट होंगे, उतना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगी। Now, the last would be anaerobic training and the electromyography EMG। देखो electromyography EMG क्या होता है, इसमें बहुत ही फाइन तरीके से, नॉर्मल सिनेरियोज में नहीं होता, अदरवाइज किसी की कंडक्शन टेस्ट करना है तो उसमें बहुत फाइन नीडल डाली जाती है आपकी मसल्स के बीच में, और एक मशीन के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू देखा जाता है कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आपकी मसल्स तक जा रहा है न्यूरॉन के थ्रू। तो एन इंक्रीज इन ईएमजी इंडिकेट्स ग्रेटर न्यूरल एक्टिवेशन, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट आपकी मसल्स के अंदर होगा उतना ही ज्यादा न्यूरल एक्टिवेशन होगी। स्टडीज हैव शोन द स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीजेस ऑफ अप टू 73%। मतलब अगर आप अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी स्ट्रेंथ करते हैं, तो 73% तक आपकी, अप टू 73% तक आपकी न्यूरल एक्टिविटी बढ़ जाती है। एडवांसमेंट इन ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट्स टू फर्दर गेन इन स्ट्रेंथ एंड पावर। इसे प्रीटी अंडरस्टूड सी टर्म है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे उतनी स्ट्रेंथ गेन होगी, पावर बढ़ेगी। और ड्रामेटिक इंक्रीज इन न्यूरल अडैप्टेशन टेक प्लेस अर्ली इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस चीज को समझिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक जो बिगनर लड़का है, इंटरमीडिएट होता है, उस टाइम पे जो आपकी स्टिमुलस होता है, न्यूरल स्टिमुलस होता है, या फिर उसकी डेवलपमेंट होती है, मसल की स्ट्रेंथ की, हाइपरट्रोफी की डेवलपमेंट होती है, तो इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी जो मोटर कॉर्टेक्स है, आपके मोटर यूनिट्स है, वो सीख रही होती है, सीएनएस सीख रहा होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करना। तो जो मैक्सिमम गेन आपको मिलता है वो हमेशा जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को स्टार्ट करता है उस टाइम पे मिलता है। एडिशनल फाइंडिंग्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्रॉस एजुकेशन। देखो क्रॉस एजुकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, दो टर्म मैंने आपको बताई थी, बायलैटरल और यूनिलैटरल। थ्रू द मेनी स्टडीज इट हैज बीन प्रूवन कि अगर आप राइट हैंड साइड से एक्सरसाइज कर रहे हो, जिसको यूनिलैटरल मूवमेंट कर रहे हो, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड को ट्रेन ना करो, लेकिन थ्रू द क्रॉस एजुकेशन आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी थ्रू द न्यूरल रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।
इसको समझने का सिंपल सा तरीका, एक बास्केटबॉल प्लेयर जब ड्रिबल करता है तो वो हमेशा मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना राइट हैंड से करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाएगा। तो व्हाटएवर ही हैज लर्नड थ्रू द क्रॉस एजुकेशन, वो अपने लेफ्ट हैंड से भी उतना ही, मतलब उतना तो नहीं कर पाएगा, बट हाँ मैक्सिमम एफिशिएंसी से वो उसको ड्रिबल कर पाएगा। इसका मतलब यही है कि आप अपनी बॉडी का एक पार्ट ट्रेन कर रहे हैं यूनिलैटरली, और जो दूसरा पार्ट है वो अपने आप ही थ्रू द न्यूरल एक्टिविटी लर्न करता है उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को, उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को, या उस पर्टिकुलर टास्क को। इसको हम बोलते हैं क्रॉस एजुकेशन। बायलैटरल डेफिसिट इन अनट्रेन्ड इंडिविजुअल, देखो इस चीज को समझना और भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बायलैटरल डेफिसिट। इसका मतलब क्या होता है, देखो बायलैटरल का मतलब अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, बारबेल पे कर रहे हैं, तो आपकी लेफ्ट और राइट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो अगर कोई राइट हैंडेड बंदा है तो हमेशा उसका राइट साइड स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेफ्ट थोड़ा वीक रहेगा। तो नॉर्मली अगर आप लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से बारबेल पे अगर 100 केजी उठा रहे हैं, तो और अगर हम उसके टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखें, मतलब कितना ज्यादा आपके दोनों लिम्स फोर्स जनरेट कर रहे हैं, अगर हम उसको यूनिलैटरली काउंट करें तो याद रखो हमेशा यूनिलैटरली फोर्स ज्यादा होगी। अगर आपका देखा जाए टोटल दोनों मिलके 100 न्यूटन की फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो मैं यूनिलैटरली अगर काउंट करूंगा तो 100 न्यूटन से ज्यादा होगी, हो सकता है 110 या 120 न्यूटन हो सकती है। तो दिस इज बेसिकली अ बायलैटरल डेफिसिट। तो यही आपके न्यूरल अडेप्टेशन में भी आता है, जिससे बेटर तरीके से अगर आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स करते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप अडेप्ट कर सकते हैं। चेंजेस इन मसल एक्टिविटी ऑफ द एंटागोनिस्ट ड्यूरिंग एगोनिस्ट मूवमेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट आपको पता होगा। एगोनिस्ट प्राइमरी मूवर होती है, एंटागोनिस्ट आपकी इसके ऑपोजिट जो काम करती है। अगर आप फोर्सफुली कोई भी मूवमेंट करते हैं, इमेजिन करो अगर किसी को कोई भी शॉट पुट थ्रो करना है या जेवलिन थ्रो करना है, तो अगर जेवलिन थ्रो कर रहा है तो बहुत फोर्सफुली अपनी आर्म को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है, अगर आपकी ट्राइसेप्स मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर रही है तो वो उसको कंप्लीटली एक्सटेंड करेगी, लेकिन उसमें क्या होता है जब एंड ऑफ द रेंज ऑफ मोशन पहुंचता है आपका एल्बो, तो जब वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड होती है, बाइसेप्स ब्रेकियाई भी थोड़ी एक्टिवेट हो जाती है ब्रेक लगाने के लिए, ताकि आपका जॉइंट डिसलोकेट ना हो जाए। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या होता है, आपकी जो एंटागोनिस्ट की जो थोड़ी सी एक्टिवेशन होती है वो और ज्यादा डिमिनिश हो जाती है। इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने एगोनिस्ट को मूव कर रहे हो तो एगोनिस्ट बेटर तरीके से परफॉर्म करेगी और एंटागोनिस्ट को कहीं ना कहीं रेसिप्रोकल इनहिबिशन उसका ज्यादा हो जाएगा। अब एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं साइज प्रिंसिपल ऑफ मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। देखो साइज प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई टास्क परफॉर्म करते हो, जब भी कभी भी आप कोई वेट उठाते हो, उसका मतलब क्या होगा, आपके फाइबर्स होते हैं, आपके स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, उसमें हमेशा मसल जो भी आपका मोटर कॉर्टेक्स है वो सबसे पहले स्लो ट्विच को एंगेज करेगा, इररिस्पेक्ट ऑफ कि आप चाहे कितना भी हाई इंटेंसिटी या कितनी भी इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, थ्रू द साइज प्रिंसिपल हमेशा आपकी मसल, द नर्वस सिस्टम विल रिक्रूट द स्मॉलर मोटर यूनिट्स बिफोर लार्जर वन। तो एक प्रिंसिपल होता है जो मैक्सिमम टाइम आपकी बॉडी में यही होता है। लेकिन बाय हाउ डू आई बाईपास इट, पर ऐसा नहीं होता। देखो हमेशा ही अगर आपके स्लो ट्विच फाइबर्स एंगेज हो जाएंगे तो स्लो ट्विच फाइबर्स तो आपके, चलो आपकी इतनी जल्दी टायर्ड नहीं होते पर इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर सकते। तो एक टर्म होता है जिसको हम सेलेक्टिव एंगेजमेंट भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे, एनारोबिक ट्रेनिंग करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप साइज प्रिंसिपल को बाईपास कर जाएंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमेशा यही चाहेगा कि आपकी सबसे पहले स्लो ट्विच फाइबर एंगेज हो। लेकिन अगर आप अच्छी इंटेंसिटी से वर्कआउट करेंगे तो आप उसको बाईपास करके सीधा अपनी फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स को एंगेज कर सकते हैं, फास्ट स्विच को आप एंगेज कर सकते हैं, ताकि आप बेटर तरीके से फोर्स को जनरेट कर पाए। अब हम चलते हैं मस्कुलर एडेप्टेशन पे। मस्कुलर एडेप्टेशन का सिंपल सा लॉजिक है, स्केलेटल मसल अडेप्ट टू द एनारोबिक ट्रेनिंग प्राइमरली बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज, मतलब हाइपरट्रॉफी होती है, फैसिलिटेटिंग फाइबर टाइप ट्रांजिशन। फाइबर टाइप ट्रांजिशन क्या होता है, आपके बेस्ड ऑन ए ट्रेनिंग स्टिमुलस, आपका जो इंटरमीडिएट फाइबर होते हैं जो टाइप 2A होता है, इट कैन बी ईदर कन्वर्टेड ट्रांजिशन हो सकता है उसका टाइप 2X में या फिर उसके टाइप 1 में। And the enhancing is biochemical and ultrastructural component. These changes result in enhanced muscular strength, power and muscular endurance. सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी रिफर टू द मसल ग्रोथ टुगेदर विद एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मसल सेल्स, दैट इज बल्किंग अप। मतलब किसी भी चीज की जब साइज बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। जरूरी नहीं मसल्स को, किसी भी चीज की हो सकती है।
वो आपके एडिपोज टिश्यू की होती हो सकती है, आपके ऑर्गन की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। पर अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छे करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी होगी, जिसमें आपकी जितने कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है हर किसी का साइज बढ़ेगा। द अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दैट स्टिमुलेट्स एक्टिविटी इन द मसल फाइबर कॉजिंग देम टू ग्रो, मतलब उनका साइज बढ़ेगा, ग्रो करेंगे। हाइपरट्रॉफी डज नॉट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक ट्रेनिंग। आप एरोबिक ट्रेनिंग करके, आप रनिंग करके, जॉगिंग करके, स्प्रिंट करके अपनी हाइपरट्रॉफी को इतना नहीं बढ़ा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं बढ़ा सकते। Muscles fiber enlarge after training. Reason for this increase in the size include the higher proportion of myofibrils, the contractile elements of the muscle. The fiber also enlarge as a result of increased stores of glycogen. मतलब आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ जाते हैं। सप्लाइंग कंपोनेंट एटीपी, फॉस्फोक्रेटिन, मतलब जितने भी आपके एनर्जी सिस्टम, एटीपी सीपी सिस्टम है, आपके कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, हर किसी का साइज बढ़ जाता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपका साइज, अगर आप जितनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, एक पूरी साइकिल होती है, एंजाइम होते हैं जिसको एमटॉर बोलते हैं, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था। तो जितना ज्यादा एमटॉर आपकी बॉडी में होगा, जितनी ज्यादा एमटॉर जीन एंजाइम एक्टिविटी होगी, उतनी ही ज्यादा आपका मसल ग्रोथ होगा। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स है, इंग्रेडिएंट है, फॉस्फेटिक एसिड है, मतलब एक एमटॉर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी मसल्स की एनाबॉलिज्म होगा, मसल का साइज बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। लेकिन याद रखो एमटॉर एक सर्टेन लेवल से अगर ज्यादा होगा तब भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। उससे आपके कैंसरस सेल, बॉडी की एजिंग फास्ट हो जाएगी। अगर कोई भी कैंसरस सेल है, कोई भी ऐसी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, वो इनहैंस हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी एमटॉर एक्टिवेशन बढ़ जाती है। अगर एक सर्टेन लेवल से कम है तब भी अच्छा नहीं है, मसल वेस्टिंग होती है। और एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो आपकी एजिंग ज्यादा फास्ट हो जाएगी, कैंसर के डेवलपमेंट, कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इनका जो एमटॉर एक्टिवेशन हमेशा एक ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो अगर आप अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, तब आपका जो एमटॉर की एक्टिवेशन है वो नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल ऑप्टिमम जितनी रिक्वायरमेंट होती है। नाउ अब आता है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर ट्रेनिंग अडैप्टेशन एनारोबिक लेवल। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज मसल बफरिंग। इंक्रीज मसल बफरिंग का मतलब क्या होता है, हर किसी ने वर्कआउट किया है, जो भी बंदा वर्कआउट करता है, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करे या बहुत हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करे, उसको ये पता होता है कि जब वो अपने 12 से 13 रेपिटेशन कर रहा है और ऐसा वेट उठा रहा है जो 12 रेप मैक्स है, मतलब 12 से ज्यादा नहीं उठा पाएगा, तो लास्ट के जो 1-2 रेपिटेशन होते हैं उस टाइम पे आपके जो मसल में आपका लैक्टिक एसिड डेवलपमेंट होती है और आपका हाइड्रोजन आयंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मसल का पीएच लेवल डाउन हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिससे एक एनारोबिक थ्रेशोल्ड आपका रीच हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपकी बॉडी से, उस पर्टिकुलर मसल एरिया से अगर वो लैक्टिक एसिड आपके लिवर तक ना जाए या फिर आपका जो ब्लड है वो उसको क्लियर ना कर पाए, तो एनारोबिक थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है, वो मसल काम करना वहां पे बंद कर देती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो ग्रेटर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मतलब आप बेटर तरीके से अपने एनारोबिक थ्रेशोल्ड को मेंटेन कर सकते हैं। और एविडेंट व्हेन विग्रस एनारोबिक training has been taken place possibly due to body's improved capacity of acid base regulation। मतलब अगर आप frequently anaerobic training करेंगे, अच्छे high intensity ट्रेन करेंगे, तो आपका anaerobic threshold बढ़ जाएगा, आपकी बेटर तरीके से आपके मसल से उस लैक्टिक एसिड को आपका ब्लड रिमूव कर पाएगा। इट विल लर्न हाउ टू डू दैट टास्क और आपका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर हाइपरप्लेशिया। देखो पॉसिबल नहीं होता ऐसा कि एक सर्टेन एज के बाद वंस यू हिट द प्यूबर्टी आपका हाइपरप्लेशिया हो। हाइपरप्लेशिया का क्या होता है, आपके नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ना, उनकी स्प्लिटिंग होती है। नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर कोई बंदा बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहा है, तो उन केसेस में मतलब 5 to 7% केसेस में देखा गया है उनका हाइपरप्लेशिया भी होता है। तो हाइपरप्लेशिया का मतलब यही होता है जब मसल्स का आपका दूसरी स्प्लिट हो जाता है या फिर नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ जाते हैं। अब आता है मसल फाइबर्स टाइप। देखो मसल फाइबर टाइप्स मैंने आपको बता दिया था, टाइप 1 होता है आपका, टाइप 2 ए होता है, टाइप 2 एक्स होता है। प्राइमरली आपका स्लो ट्विच होता है, स्लो ऑक्सीडेटिव होता है, आपका फास्ट ऑक्सीडेटिव ग्लाइकोलाइटिक भी होता है, और आपका जिसको हम बोलते हैं फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जितनी भी मसल्स होती हैं उसमें यही फाइबर टाइप होते हैं आपके। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, आप अच्छी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो इट हैज बीन प्रूवन कि आपके जो टाइप 2A फाइबर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट फाइबर होते हैं, बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग स्टिमुलस, ये अडेप्ट कर लेते हैं आपके टाइप 2X फाइबर्स की प्रॉपर्टीज। मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे उतना ज्यादा आपकी मसल्स
आपके फास्ट ग्लाइकोलिटिक फाइबर्स में कन्वर्ट होगी और बेटर तरीके से फोर्स को जनरेट करेगी। इसी को बोलते हैं मसल फाइबर ट्रांजिशन। अब आता है स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चरल चेंजेस, मतलब मसल्स के जो आर्किटेक्चर चेंज होते हैं वो भी होता है। मसल्स का जो शेप एंड साइज के ऊपर हम बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्रीजेस मायोफिब्रिल वॉल्यूम। मायोफिब्रिल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो एक्टिन मायोसिन होते हैं, सार्कोमियर होता है, उनका वॉल्यूम होता है एक टाइटन एक रबर बैंड की तरह जो मायोसिन हेड्स सॉरी मायोसिन फिलामेंट को प्रोटीन को पकड़ के रखता है। डेस्मिन होता है जो आपके सार्कोमियर के पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, उन सबका वॉल्यूम बढ़ जाता है। साइटोप्लाज्मिक डेंसिटी, मतलब आपने देखा होगा सेल की जो एक लिक्विड मतलब आउटर लेयर के अंदर जो एक लिक्विड होता है जो न्यूक्लियस के एकदम बाहर और आउटर लेयर के अंदर होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक पूरे सार्कोमियर को कवर करता है, टी ट्यूब्यूल डेंसिटी बढ़ जाती है। सोडियम पोटेशियम एटीपी एक्टिविटीज बढ़ जाती है, मतलब जितना भी आपका एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है हर चीज की डेंसिटी बढ़ जाती है। स्प्रिंट ट्रेनिंग एनहांसेस कैल्शियम रिलीज। कैल्शियम रिलीज आपको पता होगा, आपको जो मैंने एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई थी, तो आपका जो सार्कोमियर तभी एक्टिवेट होता है जब उसमें कैल्शियम आपके ट्रोपोनिन से इंटरेक्ट करते हैं और ट्रोपोमायोसिन अपनी लोकेशन से हटके आपके मायोसिन हेड कनेक्ट होते हैं। तो अगर आपके सार्कोमियर में कैल्शियम नहीं आएगा तब तक आपका सार्कोमियर स्टार्ट नहीं होगा। तो अच्छी ट्रेनिंग अगर आप करते हैं, एनारोबिक ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका कैल्शियम बेटर तरीके से आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होगा। दूसरा आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्रीजेस एंगल ऑफ पेनिट्रेशन। एंगल ऑफ पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपकी जो मसल्स हैं, अगर कोई लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के तो फाइबर्स पैरेलल होते हैं, अदरवाइज एंगल ऑफ पेनिट्रेशन होता है जो मैंने बताया था यूनिपेनेट, बाइपेनेट और मल्टीपेनेट, जिसमें क्या होता है सर्टेन एंगल पे होता है। जो भी पेनेट मसल आपकी होगी वो मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर सकती है पर मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी फाइबर्स सार्कोमियर है वो एक तरीके से पैरेलल लाइन में होते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग अगर एक पैरेलल लाइन में फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और बहुत सारे लोग अगर एक दूसरे के पीछे खड़े होकर लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली कम फोर्स जनरेट होगी लेकिन ज्यादा वेलोसिटी। तो एंगल ऑफ पेनिट्रेशन बढ़ जाता है जिससे बेटर तरीके से आप फोर्स जनरेट कर सकते हैं। अदर मस्कुलर एडेप्टेशन रिड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। अब ये थोड़ी सी सिचुएशन आपकी कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है होता है कि इससे पावर हाउस ऑफ सेल, मैक्स जितनी भी आपकी क्रैब साइकिल और आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जो मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूस होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें एक देखा गया है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी आपकी इंक्रीज तभी होती है जब आपकी एरोबिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको ज्यादा एटीपी की रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज। डिक्रीज कैपिलरी डेंसिटी। देखो डिक्रीज कैपिलरी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, जो आपके स्लो ट्विच फाइबर होते हैं जो स्लो ऑक्सीडेटिव होते हैं, उस पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा आपके ऑक्सीजन पहुंच पाए, ज्यादा न्यूट्रिएंट पहुंच पाए और वहां से आपका जो सब्सट्रैक्ट होते हैं, बफर एसिड होते हैं, वहां से निकल पाए। लेकिन एनारोबिकली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपको होती नहीं है। आपके फास्ट ग्लाइकोलिटिक और फास्ट ऑक्सीडेटिव आपके इंगेज होते हैं तो डिक्रीज कैपिलरी डेंसिटी हो जाती है। इंक्रीज बफरिंग कैपेसिटी, जो मैंने अभी आपको बता दिया था, बेटर तरीके से आपकी बॉडी से लैक्टिक एसिड रिमूव हो सकता है मसल से। और जो लास्ट होता है चेंज इन मसल सब्सट्रैक्ट कंटेंट एंड एंजाइम एक्टिविटी, मतलब आपकी मसल में डिफरेंट एंजाइम एक्टिविटी चेंज हो जाती है, जिसमें हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज एक है जो आपका कहीं ना कहीं आपका फैट लॉस में बहुत ज्यादा असिस्ट करता है। तो इट हैज बीन प्रूवन कि अच्छे एनारोबिक एक्सरसाइज से आप एएमपीके की एक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। अब आता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू अडेप्टेशन। कनेक्टिव टिश्यू अडेप्टेशन, कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, आपके टेंडन, लिगमेंट, फैशिया, ये आपके आते हैं। तो देखा गया है कि जितनी ज्यादा आपकी मसल्स फोर्स जनरेट करेंगी, जितने बेटर तरीके से आप रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यू हर किसी की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन इस चीज को समझो, अगर आपके जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अगर समहाउ कभी डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत स्लो होती है, क्योंकि वहां तक ज्यादा ब्लड नहीं जाता। तो अगर किसी को लिगमेंट का या फिर टेंडन टियर होता है, एसीएल टियर हो गया, पीसीएल टियर हो गया, तो उनकी रिकवरी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि वहां तक ब्लड इतना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। तो अभी बेसिकली हम बात कर रहे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू की। तो इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ लिगमेंट, तो क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, लिगमेंट होता है, अगर आप बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपकी मसल जितना फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होगी, जितनी फोर्स जनरेट करेगी, तो उतना ही ज्यादा आपके लिगमेंट को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, टेंडन को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा।
या फिर उनको थोड़ा सा उनकी स्ट्रेचिंग भी उनको बेटर तरीके से फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। तो अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से इंक्रीज स्ट्रेच ऑफ लिगामेंट्स भी होता है, अच्छा थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा होंगे तो उनके टूटने की चांसेस कम हो जाते हैं, ब्रेक होने के, इंजरी होने के। एथलीट्स रिक्वायर स्ट्रॉन्गर टेंडेंस एंड मोर प्लायबल। प्लायबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल लिगामेंट टू हैंडल ए प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब आपके जो एथलीट्स होते हैं उनको टेंडन और जो लिगामेंट्स होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होना जरूरी है ताकि इंजरी के चांसेस कम और बेटर तरीके से वो परफॉर्म कर पाए। एज मसल गेट स्ट्रॉन्गर सो डू द टेंडन व्हाइल द लिगामेंट नीड टू इंक्रीज देयर फ्लेक्सिबिलिटी, जिसको प्लायबिलिटी भी बोलते हैं। मतलब जो आपके लिगामेंट्स है, टेंडन है, वो भी मसल्स की स्टिमुलस के हिसाब से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फाइब्रोब्लास्ट सेक्रेशन फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू इंक्रीजेस प्रोडक्शन कोलेजन फाइबर। अब कोलेजन फाइबर क्या होता है? सिंपल सी लॉजिक है, कोलेजन फाइबर ही है जो आपके कनेक्टिव टिश्यू को बनाते हैं, जिसको प्रो कोलेजन भी बोलते हैं, जो उसका स्टार्टिंग फेज होता है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है? फाइब्रोब्लास्ट एक तरीके से एंजाइम होते हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, बोन्स पे कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट आपका इनको भी जो कोलेजन भी प्रोड्यूस कराते हैं, जिससे आपके कनेक्टिव टिश्यू बेटर तरीके से और स्ट्रांगली कनेक्ट आपकी मसल्स की फोर्स को बर्दाश्त कर पाए। इंक्रीज थिकनेस ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज क्या होती है? अगर आपके फीमर और टिबिया किसी भी जॉइंट में आपके उसको कवर करती है जॉइंट को, ताकि शॉक को एब्जॉर्ब कर पाए और फ्रिक्शन ना हो। तो अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी हाइलाइन कार्टिलेज की थिकनेस भी बढ़ती है, प्रोटेक्टिंग जॉइंट्स फ्रॉम वियर एंड टियर। जॉइंट्स आपके वियर एंड टियर से भी बचते हैं। अब स्केलेटल सिस्टम में रेगुलर एक्सरसाइज स्लोज द रेट ऑफ स्केलेटल एजिंग। स्केलेटल एजिंग क्या होता है? मसल वेस्टिंग और आपकी ऑस्टियोपेनिया टर्म होती है, जिसमें आपकी जो बोन्स है वो कैल्शियम को लूज करती हैं। ऑस्टियोपेनिया शुरुआत होती है ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस में आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि उन पे कैल्शियम डिपॉजिट बहुत कम हो जाता है। तो अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी स्केलेटल एजिंग को कम करता है। एक्टिव पीपल हैव ग्रेटर बोन डेंसिटी, जिसको ग्रेटर GBM भी बोलते हैं, ग्रेटर बोन डेंसिटी होते हैं, जिसका मतलब जितना ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे उतना ही ज्यादा आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हेल्प इंक्रीजेस बोन मास। मतलब जितने ज्यादा आप एक्सियल लोड डालोगे, एक्सियल लोड मतलब आपका अगर जो फीमर है, फीमर स्ट्रांग ज्यादा तभी होगा जब बिल्कुल ऊपर से लोड आए, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा अगर आपका हॉरिजॉन्टल लोड है। तो जितना भी एक्सियल लोडिंग होती है, वर्टिकल लोडिंग होती है बोन्स के हिसाब से, उतना ही ज्यादा आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी। इंक्रीज इन कैल्शियम एंड कोलेजन इन द बोन्स एट द स्ट्रेंथ, दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो जितना ज्यादा बेटर तरीके से आपकी बॉडी में कैल्शियम और कोलेजन काम करेगा, उतना ही ज्यादा बोन्स स्ट्रांग होगी। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिनोवियल फ्लूइड। सिनोवियल फ्लूइड क्या होता है? जो आपका जॉइंट है, जॉइंट के बीच में सिनोवियल आपकी जो मेम्ब्रेन होती है, उस पूरे जॉइंट को सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो सिनोवियल फ्लूइड एक गियर ऑयल की तरह, इंजन ऑयल की तरह काम करता है, जो आपके लुब्रिकेशन देता है आपके जॉइंट को, ताकि फ्रिक्शन ना हो और वो फ्रीली मूव कर पाए। तो जितनी अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करेंगे, देखो जितनी अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा 2 या 3 रैप मैक्स पे काम करें। जो आइडियल सिनेरियो में आपका 10 to 15 रैप मैक्स पे जो काम करते हैं, ये सारे बेनिफिट आपको तब अचीव होंगे। तो जितना ज्यादा आपका सिनोवियल फ्लूइड होगा, उसका उतना ही ज्यादा आपके जॉइंट हेल्दी रहेंगे, उतना ही कम आपको जॉइंट की प्रॉब्लम आएगी। कनेक्टिव टिश्यू अडेप्टेशन आपको पता चल गई है, जो मैंने आपको बताया था। कनेक्टिव टिश्यू में बोन की स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है, बोन मिनरल डेंसिटी होता है। तो जितना ज्यादा एक्सियल लोड डालेंगे अपनी बोन्स के ऊपर, उतना ही बेटर तरीके से आपकी बोन स्ट्रांग बनेगी, कैल्शियम डिपॉजिट बढ़ेगा। और याद रखो, कभी भी छोटी मसल्स को टारगेट मत करो। अगर आपको बोन्स को स्ट्रांग बनाना है तो आपकी जो कंपाउंड मूवमेंट है, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ओवरहेड, आपके क्लीन एंड जर्क, स्नैच, इनको जरूर अपने एक्सरसाइज पैटर्न में इंक्लूड करो। अब हम चलते हैं एंडोक्राइन रिस्पॉन्स एंड एडेप्टेशन टू एनारोबिक ट्रेनिंग। अब क्या होता है एंडोक्राइन रिस्पॉन्स? जब भी आप अच्छी एनारोबिक ट्रेनिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी काम करता है, वो भी बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है? एक्यूट एनारोबिक एनाबॉलिक हार्मोन रिस्पॉन्स। एक्यूट में क्या होता है? एक्यूट का मतलब क्या होता है? जब बिल्कुल इमीडिएटली जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इमीडिएटली में क्या होता है? आपके टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपका IGF-1 हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए, आपके एपिनेफ्रिन हो गए, आपके नोरएपिनेफ्रिन हो गए, डोपामिन हो गए। मतलब ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो इमीडिएटली रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में, और वो बहुत बेटर तरीके से काम कर पाते हैं और आप बेटर तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन याद रखो, ग्रोथ हार्मोन्स तभी रिलीज होंगे जब आप एनारोबिक थ्रेशोल्ड तक जाएंगे। आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा तभी प्रोड्यूस होंगे
जब आप हमेशा कंपाउंड मूवमेंट या फिर बड़ी मसल्स को टारगेट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ डैमेज बढ़ाएंगे। क्रोनिक चेंजेस इन द एक्यूट हार्मोन रिस्पॉन्स, देखो क्रोनिक चेंजेस इन द एक्यूट हार्मोन रिस्पॉन्स में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। इसका मतलब क्या होता है, रेस्टिंग हार्मोन के लेवल होते हैं उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते, बट हाँ अगर अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है उसका लेवल बढ़ता है। क्रोनिक चेंजेस इन रेस्टिंग हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन, जो मैंने अभी आपको बता दिया, फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके बढ़ेंगे और बेटर तरीके से आपका IGF-1 काम कर पाएगा। और हार्मोन रिसेप्टर चेंजेस, डेफिनेटली अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके जो हार्मोन्स के रिसेप्टर्स हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, वो बेटर तरीके से आपके सिग्नल्स को या फिर जो भी आपके हार्मोन सिग्नल देता है उसको आपके मसल न्यूक्लियस के सेल न्यूक्लियस तक ले जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट रिसेप्टर्स बेटर तरीके से काम करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बता दी, एंडोक्राइन रिस्पॉन्स एंड एडेप्टेशन टू एनारोबिक ट्रेनिंग। क्लियर है? अब हम चलते हैं इससे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको ओवर ट्रेनिंग बोलते हैं। आपने हमेशा अपने जिम फ्लोर पे देखा होगा, बहुत सारे ट्रेनर हैं वो हमेशा किसी को रिजल्ट दिलाने के लिए अननेसेसरी बहुत लंबे टाइम तक ट्रेन करा देते हैं, जिससे इंडिया में इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं होती क्योंकि इतना ज्यादा कोई फिजिकली एक्टिव होता ही नहीं है, ओवर ट्रेनिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कोई आपके NBA प्लेयर्स हो गए, आपके रग्बी प्लेयर्स हो गए और ऐसे लोग जिनका ट्रेनिंग स्टिमुलस बहुत ज्यादा होता है, तो देयर इज अ वेरी ब्राइट पॉसिबिलिटी कि उनका ओवर ट्रेनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवर ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग कैन बी कॉल्ड एज इम्बैलेंस ऑफ ट्रेनिंग स्ट्रेस एंड रिकवरी। मतलब आप एक ही एक्सरसाइज या एक ही ट्रेनिंग स्टिमुलस को या फिर अपना जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स है उसको बहुत ज्यादा इंटेंस बना के विदाउट प्रॉपर रेस्ट, विदाउट प्रॉपर रिकवरी और विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन आप उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो ओवर ट्रेनिंग कहलाता है। दैट इज टू मच ट्रेनिंग and all other possible stressor like work, family, time lag etc. followed by too little recovery। जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, आप बहुत ज्यादा ट्रेन करते हैं, रिकवरी आपको नहीं मिल पाती, रेस्ट नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो हमारी ओवर ट्रेनिंग होती है। देखो ओवर ट्रेनिंग बहुत डेंजरस भी हो सकती है, कई बार किसी भी एथलीट के अपने करियर को खत्म कर सकती है ओवर ट्रेनिंग। तो ओवर ट्रेनिंग बेसिकली किस टाइप की होती है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सिम्टम्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग आपको पता चलेंगे, मूड स्विंग्स होते हैं आपको, अगर आप बहुत लंबे ज्यादा ट्रेन करेंगे अपने आप को विदाउट रेस्ट एंड रिकवरी, आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाएंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाए, मतलब खाने का दिल नहीं करेगा, फ्रीक्वेंट बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, खांसी जुकाम हो जाएगा आपको, एलिवेटेड मॉर्निंग RHR, रेस्टिंग हार्ट रेट आपकी हमेशा बढ़ी रहेगी, मसल सोरनेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी persistent fatigue मतलब हमेशा थके हुए फील करेंगे, स्ट्रगलिंग विद ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि परफॉर्मेंस डाउन क्यों गई है। आपके लैक ऑफ फोकस, मतलब फोकस नहीं रहेगा, आपको वर्कआउट करने का दिल नहीं करेगा, किसी भी काम को करने का दिल नहीं करेगा, और स्लीप इश्यू मतलब ढंग से आप नहीं सो पाओगे। अब ओवर ट्रेनिंग में दो टर्म होती है जिसको FOR बोलते हैं और NFOR बोलते हैं, जिसको फंक्शनल ओवर रीचिंग बोलते हैं। फंक्शनल ओवर रीचिंग का क्या मतलब होता है, एक तरीका होता है आपकी बॉडी को ओवर ट्रेन करने का और उसके बाद उसको टेपर डाउन करने का। मतलब बहुत सारे कोचेस इसको यूज करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, आपको 10 से 15 दिन के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट कराया जाएगा, बहुत लंबे टाइम तक कराया जाएगा, मैक्सिमम आपसे लिफ्ट कराया जाएगा, मैक्सिमम एनारोबिक थ्रेशोल्ड तक बार बार ले जाया जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आपका 10 से 15 दिन जो भी आपका पीरियडाइजेशन के हिसाब से आपकी माइक्रोसाइकिल आपका कोच डिजाइन करेगा उसको टेपर डाउन करेंगे, मतलब उस आपके जो ओवर रीचिंग है उसको कम कर दिया जाएगा। जिससे क्या है, इस ओवर रीचिंग को तभी किया जाता है जब आपको इमीडिएटली कहीं परफॉर्म करना पड़ता है, आपको फील्ड पे कुछ भी, उससे 10, 15, 20 दिन पहले, तो उसके बाद टेपर डाउन किया जाता है। लेकिन अगर इसको ढंग से ना किया जाए तो ये NFOR नॉन फंक्शनल रीच तक जाके ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम भी बन सकता है। लेकिन अच्छे कोचेस को पता होता है इसको कैसे किया जाता है। तो फंक्शनल ओवर रीचिंग जिसको बोलते हैं आपकी FOR भी बोलते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है। अब टर्म आती है जिसको नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग बोलते हैं। ये कहीं ना कहीं शुरुआत होती है आपके ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की शुरुआत होती है आपकी NFOR नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग। तो अगर इस टाइम पे, क्योंकि इससे वेरी फाइन बैलेंस, अगर आपके कोच को नहीं पता या फिर कोच ना हो, अगर कोई भी बंदा अपने आप को ट्रेन कर रहा है, अगर उसको ढंग से बैलेंस नहीं कर पाए और एक बार आप ओवर ट्रेनिंग फेज में चले गए, तो उसके कुछ केसेस में क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग आपका अच्छे रेस्ट और रिकवरी से 2-3 हफ्तों में हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो 6-6 महीने तक चलता है, और कई बार वर्स्ट केस सिनेरियो में किसी भी एथलीट का करियर खत्म हो जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग, रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग एंड ओवर ट्रेनिंग।
तो आप में बहुत सारे फैक्टर्स वही होंगे जो भी मैंने आपको बताए थे ओवर ट्रेनिंग के जो सिम्टम्स होते हैं। अब टर्म आती है जिसको बोलते हैं ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम, मतलब ये एक सिंड्रोम है। इस सिचुएशन में आप हो सकता है आप 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में ठीक हो जाएं, हो सकता है आप 6 महीने में ठीक हो सकता है आपका करियर खत्म हो जाए, हो सकता है साल 2 साल लग जाए। क्रॉनिक फटीग जिसको बोलते हैं। तो हमेशा हार्ड वर्क ही सही नहीं होता, कई बार आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। अभी हम ओवर ट्रेनिंग से आपके हार्मोन्स पे क्या रिस्पॉन्स आता है, हार्मोन्स कैसे आपकी बॉडी में रिएक्ट करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। ओवर ट्रेनिंग स्ट्रेसेस द बॉडी विदाउट प्रॉपर रिकवरी। दिस हैज अ नंबर ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग इंपैक्टिंग हार्मोन्स एंड वेट। मतलब आपकी बॉडी में जो आपके हार्मोन्स हैं, ऐसे हार्मोन्स जो आपकी बॉडी की डीजनरेशन बढ़ा सकते हैं, जो एज बहुत जल्दी कर सकते हैं, वो हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सबसे पहला क्या आता है आपके कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इससे स्ट्रेस हार्मोन, अगर थोड़े टाइम तक के लिए रिलीज हो कुछ घंटों के लिए तो अच्छा होता है, अगर ये प्रोलॉन्ग्ड रहे तो आपकी बॉडी का कैटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। तो इंपेयर इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड कंट्रीब्यूट्स टू फैट एक्यूमुलेशन। लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल, जितना ज्यादा स्ट्रेस आपको होगा उतना ही ज्यादा आपका फैट एक्यूमुलेशन होगा, उतना ही ज्यादा इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती जाएगी, जिसको ग्रेलिन बोलते हैं। ग्रेलिन आप इसको हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। अगर आपकी ओवर ट्रेनिंग इंपैक्ट होगा तो ग्रेलिन आपका बहुत फ्रीक्वेंटली रिलीज होगा और हमेशा आपको बार बार भूख लगाता रहेगा। डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ लेप्टिन। लेप्टिन क्या होता है, इसे हार्मोन जो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है कि अभी आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया है, अब आपको और भूख नहीं लगी। मतलब ग्रेलिन और लेप्टिन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। ग्रेलिन आपको भूख लगवाता है और लेप्टिन आपको भूख कम करवाता है। और जो लास्ट है जो सेक्स हार्मोन है, मतलब आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होंगे, ग्रोथ हार्मोन्स कम प्रोड्यूस होंगे, जिससे ऑब्वियसली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अब ये ओवर ट्रेनिंग आपके दो तरीके से चली जाती है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम जिसको हम सिंपैथेटिक ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम बोलते हैं और पैरासिम्पैथेटिक। देखो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं जिसको हम फाइट और फ्लाइट और रेस्ट और डाइजेस्ट बोलते हैं। सिंपैथेटिक आपका फास्ट और आपका फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम होता है जिसमें आपकी बॉडी के अननेसेसरी सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाते हैं और जो सिस्टम आपको सिचुएशन से बाहर निकालते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, अननेसेसरी जो सिस्टम आपको बाहर निकालते हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ रेस्ट और डाइजेस्ट, मतलब आप जब शांति से खाना खा के घर में बैठते हैं तब वो काम करते हैं, जो मैं आपको नर्वस सिस्टम वाले दिन पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक ओवर ट्रेनिंग सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर सिंपैथेटिक है, सिंपैथेटिक का मतलब आपका फाइट और फ्लाइट है, तो टिपिकली ऐसे बंदों में ज्यादा होता है जो एनारोबिक ट्रेनिंग करते हैं, जो आज का पूरा लेक्चर है। मतलब जो बंदे आपका एनारोबिकली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में अगर ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम में जाते हैं तो उनके सिम्टम्स ये होंगे, जिसमें क्या होता है परफॉर्मेंस डेफिनेटली डाउन जाएगी। क्रॉनिक फटीग जो मैंने आपको बताया था, आप हमेशा रेस्टलेस फील करेंगे, इरिटेबल मतलब इरिटेशन रहेगी, आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, आपका वेट लॉस अननेसेसरी हो जाएगा और इंक्रीज रेस्टिंग हार्ट रेट। ये आपके सिंपैथेटिक ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। और दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये प्राइमरली आपके एंड्योरेंस एथलीट में होता है जो बहुत ज्यादा आपकी कार्डियो और एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं। इसमें क्या होगा, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली डाउन होगी, क्रॉनिक फटीग भी होगा, डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, नींद नहीं आती, कांस्टेंट वेट रहता है, कई बार बढ़ भी जाता है और रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाती है। तो ये आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ओवर ट्रेनिंग सिम्टम्स होते हैं। नाउ लास्ट जिसको डी ट्रेनिंग बोलते हैं। डी ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो बॉडी अपने जो पहले वाली स्टेट है उस तक जाने की कोशिश करती है, इसको हम डी ट्रेनिंग बोलते हैं। और डी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में आती है, सबसे फास्ट। तो इसके की पॉइंट्स क्या है, डी ट्रेनिंग लूजेस इन स्पीड एंड एजिलिटी आर स्मॉल बट फ्लेक्सिबिलिटी इज लॉस्ट क्विकली। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बहुत जल्दी लूज हो जाती है, आपकी बॉडी कितनी भी फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अगर आप हफ्ता 10 दिन आपने फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग नहीं करी तो वो बहुत हद तक रिवर्स हो जाती है। लॉसेस इन कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस आर मच ग्रेटर, जो भी मैंने आपको बताया, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस बहुत जल्दी कम हो जाती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 4-5 हफ्तों तक इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता। और जो डीप ट्रेनिंग इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ट्रेनिंग 3 टाइम्स अ वीक एट 70% VO2 max। अगर याद रखो, आपको लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, आपका शेड्यूल ऐसा है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 से 3 बार आप एक्टिविटीज जरूर करो, कोई भी वर्कआउट करो। 2 से 3 बार भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन वर्कआउट करो, ठीक है, जो आपकी जो डी ट्रेनिंग इफेक्ट है उनको स्लो डाउन कर देगा। क्लियर है? तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही है और आई होप सबको समझ आया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब
और अपनी जितने भी फ्रेंड्स होते हैं जो फिटनेस फील्ड से हैं उनको बोलिए, शेयर करिए और उनको दिखाइए। ठीक है, थैंक यू।